हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम DSC 5 ऑफ सेमेस्टर 2 मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करने जा रहे हैं। एंड ये वीडियो स्पेशली बेनिफिशियल रहेगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर करने हैं या आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे देगी अबाउट द आंसर्स यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। सो लेट अस बिगिन। तो यूनिट 1 में आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हाउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इवॉल्व्ड एंड व्हाट आर इट्स चैलेंजेस। तो नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आप दो तरीके से आंसर करते हैं। नंबर 1 एज अ मेथड एंड नंबर 2 एज अ सब फील्ड इन पॉलिटिकल साइंस। तो एज अ मेथड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कंपेयर करती है सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेस और बिहेवियर्स को अक्रॉस डाइवर्स कंट्रीज़। ठीक है। तो एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीक्स टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो एंड एज अ सब फील्ड इन पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कंपेयर करती है पॉलिटिकल सिस्टम्स के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं आपके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्टोरल सिस्टम्स, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें हम इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट्स, इलेक्टोरल सिस्टम्स, जुडिशरीज, ब्यूरोक्रेसीज। और जो स्कॉलर्स हैं वो ये देखते हैं कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल आउटकम्स और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल बिहेवियर। इसमें है कि सिटीजन्स कैसे एंगेज करते हैं विद पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो इसमें आ जाता है आपका स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन क्या है अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड्स और एक्शंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस मतलब पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, एंड पॉलिसीज़ मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इनको कंपेयर करते हैं थ्रू आउट कंट्रीज़। एंड ऑल्सो पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करी जाती हैं और ये पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव होती हैं या नहीं होती हैं इन एड्रेसिंग सोशल चैलेंजेस या सोसाइटल चैलेंजेस। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करा जाता है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसीज़, ऑटोक्रेसीज़, फेडरल सिस्टम्स, यूनिटरी और हाइब्रिड सिस्टम्स। इसमें इन सिस्टम्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस एनालाइज करी जाती है और उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और रिवोल्यूशन पे फोकस करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ मेथड एंड डिसिप्लिन। तो मेथड में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स provides us with a set of tools and techniques for analyzing political phenomena। तो comparative politics जो हमें tools और techniques provide करती है for analyzing political phenomena। तो methods हो सकते हैं हमारे case studies, cross national statistical analysis, qualitative comparative analysis, और ये सारी जो processes हैं वो करी जाती हैं to generate empirical evidence, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए और थ्योरेटिकल इंसाइट्स डेवलप करने के लिए। और एज अ डिसिप्लिनरी स्टेटस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट सब फील्ड, मतलब एक अलग सब फील्ड है वो विद इन पॉलिटिकल साइंस। तो उसकी अपनी थ्योरीज़ हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, रिसर्च एजेंडाज हैं एंड स्कॉलर्स डिबेट करते हैं इस पर। स्कॉलर्स कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और एकेडमिक डिस्कशंस में एंगेज होते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इवॉल्व हुआ था कंपैरेटिव गवर्नमेंट से, जिसमें चिलकोटे के हिसाब से फंक्शनिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज़ आते हैं। तो जिसमें इंक्लूड होती है फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है दैट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, उसमें आती है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज़ दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब इसमें नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ की फंक्शनिंग भी हम समझते हैं। एंड इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। सो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो थी that only studied the formal institutions and processes, but जो comparative
पॉलिटिक्स है दैट इज़ अ ब्रॉडर टर्म और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की एवोल्यूशन है वो बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमने उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया है, दैट इज़ प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। आगे हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न phases can be further divided into 2 more phases. Okay, so the first phase of pre-modern is comparative politics from Aristotle to the 17th century. तो this dates back to like ancient Greece, जहाँ पे अरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस को एनालाइज करते थे। तो अरिस्टोटल का नोटेबल वर्क है पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने 158 स्टेट्स को एनालाइज करा था और उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पॉइंट आउट करे थे। एंड उनकी जो स्टडी थी वो डिस्क्रिप्टिव भी थी और नॉर्मेटिव थी। मतलब डिस्क्रिप्टिव में वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर रहे थे बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी एंड फ्यूडलिज्म, एंड उनको वो गुड और बैड गवर्नेंस के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर रहे थे। तो अरिस्टोटल बेसिकली लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है हमारा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम 18th to 19th सेंचुरी। इसमें फोकस जो है शिफ्ट हो गया फ्रॉम मेयरली नोटिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस टू अ डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ दीज सिस्टम्स फंक्शनड। पहले तो लोग केवल सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर रहे थे, बट अब वो ये देखने लगे कि ये सिस्टम्स एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं। तो दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड है एंड उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है पॉलिटिकल प्रोसेस पे। तो इसके नोटेबल स्कॉलर हैं जैसा कि सब लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने एक्सटेंसिव एनालिसिस करा था सोशल स्ट्रक्चर पे और उनका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे कैसा पड़ता है। He analyzed how different social classes were treated and how their interests shaped political outcomes. Next we have our modern phase. This can also be further divided into 2 parts. Number 1, that is the pre-behavioral phase, and this is till the 1940s. Okay, so इस phase में focus था historical और legal approaches पे, and a notable theorist is Max Weber, एंड इनके वर्क्स थे गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी पे। इस फेज़ में देयर वाज आल्सो अ नोटेबल राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। ओके, तो नेशन स्टेट्स जो हैं सोवरेन एंटिटीज़ थी, तो स्कॉलर्स आल्सो फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट है बिहेवियरल फेज़, दैट इज़ फ्रॉम 1940s to 1970s। तो इस फेज़ में देयर वाज अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग पॉलिटिक्स। तो स्कॉलर्स जो हैं दे वर मोर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर का इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। एंड इस फेज़ के इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं रॉय मैक्रेडिस, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था प्री बिहेवियरल अप्रोच को, क्योंकि वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी और नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को निगलेक्ट करती थी। एंड ही ऑल्सो हाईलाइटेड द लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड ही एडवोकेटेड फॉर एनालिटिकल स्टडीज़। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बिहेवियरल फेज़ इमर्ज हुआ था एज रिस्पॉन्स टू इंस्टीट्यूशनलिज्म, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलिज्म बेसिकली फोकस ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ना, सो दिस हाईलाइटेड द लिमिटेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट मॉडर्न फेज़, दैट इज़ आफ्टर द 1970s। इसमें जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चैलेंज इमर्ज हुए थे, जैसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, सिविल राइट मूवमेंट्स, एंटी-वार पर्सपेक्टिव्स, तो इन पे फोकस था। एंड इस फेज़ ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है वो बियॉन्ड नेशन स्टेट एक्सपैंड कर दिया था टू इंक्लूड नॉन स्टेट एक्टर्स। एंड दिस फेज़ ऑल्सो चैलेंज्ड द यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स and it advocated for a more inclusive and global approach. Next we have challenges to comparative politics. इसमें आ जाता है हमारा ethnocentrism and eurocentrism. इसमें जो यूरोसेंट्रिक बायसेस होते हैं वो चैलेंज करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी को, बिकॉज वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव को हिंडर करते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस, जैसे राइट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस
कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है एंड इनका मीनिंग जो है वैरी कर सकता है अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग डेटा। तो जो फैक्चुअल और ऑथेंटिक डेटा होता है फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, उसको ऑब्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है वैल्यू लेडन पॉलिटिकल बिहेवियर। जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है वो कभी भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकता। मतलब जो ऑब्जर्वर होते हैं और पॉलिटिकल एक्टर होते हैं, उनके अपने कुछ वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं जिनको एनालिसिस से वो हटा नहीं सकते। सो पॉलिटिकल एनालिसिस कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। नेक्स्ट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी डाइल्यूशन। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर्स एंड स्टडीज़ लाइक इनकॉर्पोरेटिंग सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा, तो ये जो है वो सब्जेक्ट को एनरिच तो करता है, बट इससे जो पॉलिटिकल साइंस का अपना डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है वो कम हो जाता है, उसकी ऑटोनॉमी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डिफाइन यूरोसेंट्रिज्म एंड व्हाट आर द वेज टू एड्रेस यूरोसेंट्रिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यूरोसेंट्रिज्म को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले एथनोसेंट्रिज्म को समझना पड़ेगा। तो एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि आप अदर कल्चर्स को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन अपना ओन कल्चर, अपने खुद के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को लेके। तो उससे जो है बायसेस क्रिएट हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमारा अपना कल्चर सुपीरियर है दूसरे के कल्चर से। तो यूरोसेंट्रिज्म जो है इट रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर एंड इसने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी को, क्योंकि ये इंटरप्रेट करता है वर्ल्ड को अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड जो नॉन यूरोपियन पर्सपेक्टिव होता है उसको मार्जिनलाइज करते हैं ये। तो यूरोसेंट्रिज्म in political science has also reflected ethnocentric biases in theories, methodologies and research agendas. नेक्स्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में यूरोसेंट्रिज्म है जिससे ये नॉन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस को नेगलेक्ट करता है एंड इससे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ वर्ल्ड फिनोमेना एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ नॉन यूरोपियन रीजन्स। तो इससे जो चैलेंजेस आते हैं वो यही हैं कि डिटर्मिनिज्म को परपेचुएट करता है, जो नॉन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी रिचनेस को अंडरमाइन करता है एंड इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को हिंडर करता है। तो इन बायसेस को चैलेंज करने के लिए जो नॉन यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल समीर अमीन एंड एडवर्ड सेड, इन दोनों के आप नाम याद कर लेना। तो इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म को, यूरोसेंट्रिज्म को क्रिटिक करा है एंड ये एडवोकेट करते हैं फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड कल्चरली सेंसिटिव एंड डाइवर्स अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो दैट इज़ इट फॉर यूनिट 2.